हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सिविल सर्विस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द ब्यूरोक्रेसी वाले चैनल में। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट नंबर 10 डिस्कस किया था, जीएस2 का उत्तराखंड पीसीएस मेंस को ध्यान में रखकर। होपफुली आप सभी लोग राइटिंग ठीक ठाक कर रहे होंगे प्रैक्टिस। और जो मैंने आपसे कहा है कि विद इन टाइम लिमिट आपको आंसर कंप्लीट कर लेना होगा ताकि आप लोग सही समय पर पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर सकें। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। उसी फ्रेमवर्क में लिखने की कोशिश करिए अभी से, जैसे कि एग्जामिनेशन कंडीशंस में आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो ही कुछ सफलता इसमें प्राप्त की जा सकती है। आज देखते हैं हमको क्या डिस्कस करना है, पॉइंट नंबर 11। और जो पॉइंट नंबर 11 है, इसके बारे में कुछ ही बातें हमको व्यवहारिक रूप से पता होती हैं। इनके बातों में है, जब हम गहराई में जाते हैं वो तभी पता लगा सकते हैं यदि हम इन संस्थाओं से जुड़े हों या अगर हम कोई आर्टिकल इनसे रिलेटेड लगातार पढ़ते आए हों। ठीक है, तो जो हमारी जो व्यवहारिक समझ है इसके बारे में वो सिर्फ सुनने तक सीमित रही है। हमें पता लगाना होगा कि ये सारी संस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं और क्या इनका रोल है देश के विकास में। ओके, तो पॉइंट नंबर 11 है डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री। द रोल ऑफ द एनजीओज, नाम सुना होगा आपने एनजीओ का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अर्थात विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और संघों-दाताओं, धर्मार्थ संस्थाओं, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका वाला पॉइंट नंबर 11 में कवर किया गया है। तो देखिए, हमको समझना इसमें कि डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होती है, तो इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज़ है। व्हाट आर डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री। तो आप जानते ही हैं कि द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द इंडस्ट्री प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के लिए जो विकास प्रक्रिया है और इंडस्ट्री यानी कि उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आर्थिक विकास के लिए। तो जाहिर सी बात है कि भारत में भी ये सारी चीज़ें होती होंगी, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, तो हमको ये भी पता लगा लेना चाहिए कि क्या इसके कोई डायमेंशंस हैं या नहीं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 50 वर्ड्स में उत्तराखंड पीसीएस को ध्यान में रखकर कि राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है, पेपर 2 में, तो आप क्या लिखेंगे। तो देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड अदर्स। 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन के लिए एक माकूल सा हमारे पास मतलब हमारे शब्दकोश में शब्द रहेंगे कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तात्पर्य किस चीज़ से है। यानी कि वे सारी एक्टिविटीज़ जिससे नेशन की वेल्थ को बढ़ावा मिलता है ना, जिससे कि किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ावा मिलता है, वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या मिल जाएगा आपको, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ जिसका संबंध वेलफेयर एक्टिविटीज़ से हो। हेल्थ सेक्टर है आपका, एजुकेशन सेक्टर है ना, उसमें किस प्रकार से काम किया गया है, जिसमें हम सोशल डेवलपमेंट को दिखा सकते हैं कि वो चीज़ क्या हुई है। इसी प्रकार से पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अगर कोई भी सरकार अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे काम कर रही है ना, ब्रदरहुड को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, तो उसको हम एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो 50 वर्ड वाले आंसर के लिए ये सारे शब्द आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त माने जाएंगे अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो। इसी प्रकार से और भी कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि आपने सिविल सोसाइटीज़ का नाम सुना होगा। ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कैन ऑल्सो सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ब्रॉडर कम्युनिटी एंड कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। देखिए, क्या आप लोगों में से कोई सिविल सोसाइटी से जुड़ा है किसी? अगर हाँ, तो वो बेहतर जानता होगा कि सिविल सोसाइटी किस तरीके से काम करती है। तो सिविल सोसाइटीज ऐसी कई सारी हैं भारत स्तर पर, है ना, देश इसके स्तर पर, जो अपने स्तर से काम कर रही हैं, जिनका मेन काम क्या है, ये सरकार और जो कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ा समुदाय है उसके बीच में एक सेतु का काम करती हैं। एंड कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि जो सीमांत जो समूह हैं जिनको ऐसे लाभ नहीं मिल पाए जो सरकार पहुंचाने का प्रयास करती है, तो इन सिविल सोसाइटी के माध्यम से उस उचित लाभ को इस ग्रुप तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, आंसर लिखने के दौरान आप कुछ ऐसी सिविल सोसाइटीज़ के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए और क्या क्या पढ़ना है इसमें, एनजीओज। ठीक है, एनजीओ क्या है, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज यूजुअली फोकस ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। एनजीओ की जो मुख्य भूमिका है वो क्या है? वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर पूरी तरीके से केंद्रित रहती है और फोकस करती है किस एंड कैन फोकस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज सच एज ह्यूमन राइट्स। यहाँ तक कि मानव अधिकारों पर भी इनका फोकस या इनका ध्यान रहता है। द एनवायरमेंटल इश्यूज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि एनजीओ जरूरी नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ के लिए क्या है वो तत्पर दिखाई दे आपको। ऐसे कई सारे, है ना, ऐसे कई सारे इश्यूज होते हैं जिसमें क्या कर सकती है, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनजीओ, और पूरे भारत में ऐसी कई सारी एनजीओज हैं, है ना। और आप लोग भी अपने स्तर से एक एनजीओ स्थापित कर सकते हैं। राहत बचाव कार्य में भी इन लोगों की भूमिका हमको देखने को मिलती है। तो ऐसे कई सारे संगठन हैं जो एनजीओ के अंतर्गत आते हैं, जो एनजीओ हैं और इस प्रकार से अपनी भूमिका भारत के विकास में कर रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम मौके पर हर जगह आपको दिखाई ही दे। उस तक पहुंचाने में, उन लोगों तक पहुंचाने में एनजीओ का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो उनके इस रोल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो हो सके तो अपने स्तर से ही सही आप एनजीओ के बारे में कुछ पढ़िए। हमारे नोट्स अवेलेबल हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के, जो कंटेंट हमारा दिया गया है उससे पढ़ के भी आप पता लगा सकते हैं। फिलहाल हमारी कोशिश एनजीओ के बारे में जानने की नहीं है पूरी तरीके से, हमारा पर्पज़ है एग्ज़ाम पास करना, ठीक है, जिसमें एनजीओ वाले टॉपिक को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे और सरल टॉपिक्स होते हैं। हाँ, टॉपिक्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ये दिक्कत है जीएस में कि वी हैव नंबर ऑफ टॉपिक्स, सिलेबस काफ़ी वाइड है और उसी का जो ओवरलोड है ना, अपनी वजन तले आपको दबा देता है। ये दिक्कत है इस वाले एग्ज़ाम को पास करने में। पढ़ के बात समझ में आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा बातें हैं कि किस किस को याद रखा जाए वाली बात है। स्टिल यही चैलेंज है, और इस चैलेंज को जिसने हैंडल किया ढंग से, उन लोगों ने एग्ज़ाम पास किया है। ओके, तो कुछ दिन के लिए ही सही अपनी पूरी भाव भंगिमा ऐसे बना के रखिए कि आपको बस कोई डगमगा ना सके आपके टारगेट से, ठीक है। तो एनजीओ के बारे में पढ़िए। आपके पास तो आज की डेट में व्हाट्सएप में एआई भी है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। सो मैनी थिंग्स आर देयर। बिना अपने आप का ध्यान भटकाए हुए कंसंट्रेट करके लिखिए और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। एक और टॉपिक आ जाता है, इसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप किस प्रकार से बैंक लिंकेज प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है वैसे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड एनजीओ, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो भी आप बता सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर एंड वर्क टुवर्ड कॉमन गोल। यानी कि लोगों का ऐसा समूह जो एक साथ आते हैं, एक दूसरे का सहयोग करने आते हैं और किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया इंक्लूड्स फार्मर सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डिसेबिलिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस तरीके से कई और भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो भारत में सक्रिय है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं ने इस संगठन के साथ जुड़ के बड़ी ही अच्छी भूमिका निभाई है और अपनी गरीबी को काफ़ी हद तक दूर भी किया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भूमिका महिलाओं ने निभाई है, पुरुषों की वो भूमिका दिखाई नहीं पड़ती। इनके संबंध में और भी अगर जानकारी इकट्ठा करनी है तो आप हमारे कंटेंट को देख सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन्स इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो इसमें 100 वर्ड्स और 150 वर्ड दोनों ही में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो टॉपिक नंबर 11 में मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले पार्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ, और हो सके तो इसमें ज़रा फोकस करिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड ट्रेस द रोल ऑफ वुमेन्स इन द सक्सेस ऑफ वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप अक्रॉस इंडिया। और इसमें कुछ बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी हैं, उसमें भी ये भूमिका पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है वैसे। एक क्वेश्चन मान के चलिए कि टॉपिक नंबर 11 से आपको मिलने वाला है, या तो 100 वर्ड में या तो 150 वर्ड में। देखिए अगला टॉपिक है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस का।
क्वेश्चन आ सकता है 50 वर्ड में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द माइक्रो फाइनेंसिंग। व्हाट इज माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस? MFI is an organization that offers financial services to low income population. सॉरी, आप जानते ही हैं कि भारत में बहुत बड़ा तबका रहता है जिसकी जो इनकम है, जो आय है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो उसके संबंध में ये संगठन क्या करते हैं? हेल्प ऑफर करते हैं। इंक्लूड कैसे? माइक्रो लोन्स एंड माइक्रो सेविंग्स और माइक्रो इंश्योरेंस के तरीके बताकर इस प्रकार से इन समूहों को मदद करते हैं। ठीक है, लो इनकम पॉपुलेशन की। तो माइक्रो फाइनेंस ग्रुप आर व्हाट? आर फाइनेंशियल कंपनीज दैट प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू पीपल हु डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू द बैंकिंग फैसिलिटीज। अब देखिए, आप जानते ही हैं आज की डेट में बैंक से लोन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैंक लोन हर किसी को तो नहीं दे देगा ना। ठीक है, उसी को देगा जिसकी एक मजबूत ITR है, जो इनकम टैक्स भरता है, या जो ऐसे बिजनेस में है जो अपनी इनकम को दिखा सकता है। गोल्ड लोन ले सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम एक शर्त क्या है कि गोल्ड होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं जिनके पास ऐसी कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है, ना नौकरियां हैं, ना गोल्ड है, ना ITR है। ऐसा कोई भी कोलेट्रल नहीं उनके पास जिसके एवज पर उनको कोई लोन मिले। तो ऐसे है ना संगठन है भारत में जिसको हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो प्रोवाइड करते हैं ऐसे लो इनकम पॉपुलेशंस वाले ग्रुप को इन सब हेल्प के जरिए, जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से माइक्रो फाइनेंसिंग। तो इसमें आप जरा पढ़िएगा इसको जरा ढंग से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द माइक्रो फाइनेंसिंग एंड इन रिसेंट टाइम हाउ द माइक्रो फाइनेंसिंग इमर्ज एज द बून। कैसे वरदान साबित हुआ है किसके लिए? लो इनकम पॉपुलेशन ग्रुप के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। क्या चीज़? माइक्रो फाइनेंसिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा चेक करिएगा कि पिछले साल के एग्जामों में, मेंस के ही, क्या UPSC में यहाँ से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं। तो आप देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से हमें और भी कई ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है मैंने इस एग्जाम को पास करने के लिए। सिर्फ संविधान पढ़ के काम नहीं चलने वाला। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ओवर अ प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि दबाव समूहों से आप क्या समझते हैं। अ प्रेशर ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। देखिए, प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, ये कोई नया समूह नहीं है। इसके बारे में तो हमने जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तभी से इनकी भूमिका देखने को मिल गई थी कि कैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो किस प्रकार से, हम कह सकते हैं कि जो किसानों का जो संगठन था, जो मजदूरों का जो संगठन था, उसकी पार्टी बन जाती है। हम कह सकते हैं कि उनके हितों की रक्षा लेफ्टिस्ट पार्टीज को एक तरीके से ग्रुप में मिल जाती है। जो हेल्प कांग्रेस मजदूर वर्ग और किसानों की नहीं कर पाई, उसकी जिम्मेदारी किसने उठाई? कम्युनिस्ट पार्टी ने। यह भी एक इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है हिस्ट्री का कि कैसे कांग्रेस से दूर चली गई कौन? मजदूर वर्ग और किसान वर्ग। तो प्रेशर ग्रुप क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको दिखाई देंगे प्रेशर ग्रुप्स के, जो सरकार पर दबाव लगाते हैं कि ऐसा दबाव लगाते हैं कि नीतियां कुछ इस प्रकार से बनाई जाए कि उनके हितों की रक्षा की जा सके। इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रुप भी शामिल हैं। प्रेशर ग्रुप्स ऑल्सो नोन एज व्हाट? एडवोकेसी ग्रुप। इनको एडवोकेसी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। सीक्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, यानी कि जो लोक नीतियां बनाई जाती हैं उस पर अपना प्रभाव डालने का कोशिश करते हैं। लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट एक्शन विदाउट स्ट्राइविंग टू अटेन पॉलिटिकल ऑफिस। और दूसरी बात यह है कि जो प्रेशर ग्रुप यानी कि जो दबाव समूह है, इसमें जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको कोई राजनीतिक पद नहीं चाहिए होता है, उनको उस पद की चिंता नहीं है। हाँ, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि ये काम आपके ही जरिए होना है, इसलिए हम आप पे दबाव डाल रहे हैं कि आप इस प्रकार से पॉलिसी बनाइए कि बाय एंड लार्ज वो हमारे इस ग्रुप को लाभ पहुंचाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि लाभ व्यक्तिगत रूप से हो और सिर्फ स्वार्थ के लिए ही लिया जा रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लाभ है ये हो सकता है कि कोई दबाव समूह किसी संस्था को इस प्रकार से लाभ पहुंचाए
जिसका संबंध देश हित से हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये मजदूर संघ भी हो सकता है, ये मजदूर संघ भी हो सकता है, ये महिलाओं का संघ भी हो सकता है, ये ह्यूमन राइट के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको कोई राजनीतिक पद नहीं चाहिए, इनको मंत्री नहीं बनना है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप भी सक्रिय हैं जो सरकार पर दबाव बनाए रखते हैं और अपने अनुसार पब्लिक पॉलिसी में क्या करते हैं, अपना गहरा प्रभाव रखते हैं। तो सरकार भी क्या है, मजबूर हो जाती है क्या करने के लिए कि हाँ भैया ये काम इनके लिए हमें करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कुछ बातें इनकी हमको माननी ही पड़ेगी। तो कभी कभी देखते नहीं है कि बहुत ज़्यादा दबाव के बाद क्या होता है, सरकार ने अपना फैसला पलटा, होता नहीं है। सरकार कभी कभी रोल बैक कर जाती है, या कुछ मुद्दों पर क्या कर सकती है, बात मान लेती है, समथिंग लाइक दैट, ये आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट नंबर 11 में कवर कर लेनी चाहिए गंभीरता से। मान के चलिए कि पॉइंट नंबर 11 से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, या तो 50 वर्ड में, या 100 वर्ड में, या 150 वर्ड में, ये मान के चलिए आप। इसमें कई सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा उसका, एसोचैम का सुना होगा, फिक्की का सुना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सरकार पर दबाव बना के रखती हैं, और जो भी नीतिगत फैसले लिए जाते हैं उसको अपने हितों में मोड़ने का प्रयास करती है। तो इन्हीं शब्दों में इस वाले लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। आप तक बात पहुँच चुकी है कि इसमें से आपको पढ़ना क्या है। ओके, प्लीज़ लगातार बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और पढ़ाई करते रहिए, आंसर लिखते रहिए प्लीज़। थैंक यू।